नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोसरे फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम देखने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर फार्मेसी एक्ट 1948। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948? ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? कि ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, मतलब ये कानून जो है फार्मेसी एक्ट 1948 ये पास करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या रहा है। तो पहला उद्देश्य सी, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, रेगुलेटिंग एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। मतलब फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना और उसका स्टेटस बढ़ाना, उसका दर्जा बढ़ाना, ये पहला उद्देश्य रहा है गवर्नमेंट का ये कानून पास करने के पीछे का। सेकंड क्या है? प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द पर्सन विलिंग टू एंटर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो कोई व्यक्ति अगर फार्मेसी प्रोफेशन में इंटर करना चाहता है, फार्मेसी प्रोफेशन में काम करना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए यूनिफॉर्म एजुकेशन और ट्रेनिंग का बंदोबस्त करना, ये सेकंड उद्देश्य रहा है। देन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द पर्सन एंटरिंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो अगर कोई व्यक्ति फार्मेसी प्रोफेशन में इंटर कर रहा है तो उस पर कंट्रोल रखना। उसके बाद टू कंस्टिट्यूट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड इन फार्मेसी एजुकेशन। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई का ये सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है, इसका गठन करना मतलब इसकी स्थापना करना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की, और उसके द्वारा फार्मेसी 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 एजुकेशन में नया स्टैंडर्ड मेंटेन करना, मतलब उसका दर्जा बढ़ाना, ये उद्देश्य रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का फार्मेसी एक्ट 1948 पास करने के पीछे का। देन टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल जैसे सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल का गठन किया, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, वैसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन करना, मतलब उसकी स्थापना करना और उसके फंक्शन डिसाइड करना, ताकि फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जा सके। तो ध्यान में रखना कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल ये जो है, ये बॉडी स्टेट उस स्पेसिफिक स्टेट में जो फार्मासिस्ट है उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। देन लास्ट, टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट की सारी एक्टिविटीज जो है वो रेगुलेट करना, ये उद्देश्य रहा है फार्मेसी एक्ट 1948 पास करने के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट का। ध्यान में रखना, तो ये सारे उद्देश्य हैं फार्मेसी एक्ट 1948 पास करने के पीछे। देन नेक्स्ट, डेफिनेशंस। तो ये फार्मेसी एक्ट 1948 में कुछ डेफिनेशन दी गई है, तो बहुत बार ये डेफिनेशन 2 मार्क के लिए पूछी जाती है, तो ध्यान में रखना उसमें सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैंने इस पहले ही सेक्शन को हाईलाइट करके रखा है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हम किसे बोलेंगे? सो द पर्सन हुज नेम फॉर द टाइम बीइंग इज एंटर इन द रजिस्टर ऑफ द स्टेट इन विच ही और शी इज फॉर द टाइम बीइंग रिसाइडिंग और कैरिंग हिज प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी। तो ध्यान में रखना कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट किसे कहेंगे? कि ऐसा व्यक्ति जो टाइम, मतलब आज के टाइम में स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज किया गया है, और वो व्यक्ति उस स्पेसिफिक स्टेट में रह रहा है, रिसाइडिंग मतलब क्या, रह रहा है, और उसका जो फार्मेसी प्रोफेशन में वो कार्यरत है या फिर उसका बिजनेस चला रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ध्यान में रखना, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि कोई व्यक्ति जिसका नाम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर में दर्ज किया जा चुका है और वो व्यक्ति उस स्टेट में फार्मेसी प्रोफेशन में एंगेज है या फिर बिजनेस अपना चला रहा है, उसको हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बोलेंगे। देन सेंट्रल काउंसिल किसे कहेंगे? तो सेंट्रल काउंसिल मींस काउंसिल विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। तो सेंट्रल काउंसिल मतलब क्या कि एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो सेक्शन 5 के तहत गठित किया जाता है। तो ध्यान में रखना, यहाँ सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 5 के तहत सेंट्रल काउंसिल का गठन किया जाता है। देन स्टेट काउंसिल, तो स्टेट काउंसिल किसे बोलेंगे? तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल विच इज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19 एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। तो सेक्शन 19 के जरिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल की स्थापना की जाती है, और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्शन 20 में दिया गया है। ध्यान में रखना, सेक्शन 19 फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए सेक्शन 20। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट। फिर आप बोलोगे सर ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल तो ठीक है, फिर ये जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या है? तो दो या फिर उससे ज्यादा स्टेट मिला के एक कोलैबोरेशन के साथ में एक जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी बना सकते हैं, तो इसीलिए वो सेक्शन दिया गया है। तो ध्यान में रखना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और कंपोजिशन है वो सेक्शन 19 में दिया गया है, और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्शन 20 में दिया गया है। देन
सेंट्रल रजिस्ट्रार किसे बोलेंगे? तो जैसे कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन होने के बाद में उनका रजिस्ट्रार रहता है, तो वैसे सेंट्रल रजिस्ट्रार भी रहता है, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रार भी रहता है। तो किसे कहेंगे सेंट्रल रजिस्ट्रार? सी मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ फार्मेसी मेंटेन बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 15A। तो ध्यान में रखना कि सेंट्रल रजिस्ट्रार जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन किया जाता है, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई द्वारा जो मेंटेन किया जाता है अंडर सेक्शन 15A के तहत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 15A के तहत 1948 फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 15A के तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार मेंटेन किया जाता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल डेफिनेशन है, कोई इतना मतलब हेजिटेशन जैसा कुछ नहीं है इसमें या फिर डाउटफुल कुछ नहीं। ध्यान में रखना, इतना मेंशन करना है आप लोग कि द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट विच इज मेंटेन बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 15A। देन इंडियन यूनिवर्सिटी किसे कहेंगे? तो यूनिवर्सिटी विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के तहत जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है उसको हम क्या बोलेंगे? इंडियन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे और एक डेफिनेशन बना सकते हैं आप, मतलब यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सेंट्रल इंस्टीट्यूट स्थापित करता है और ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर करता है कि फॉर एग्जांपल आईआईटीए है या फिर फार्मेसी सेक्टर में नाइपर के इंस्टीट्यूशन है, तो वो जब स्थापित करता है तो ऑफिशियल गैजेट में डिस्प्ले किया जाता है कि ये इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्थापित किया जा चुका है। नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली ये स्थापित कर गया, तो उसको भी हम इंडियन यूनिवर्सिटी ही बोलेंगे। तो ध्यान में रखना, ये उसकी डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन ये भी रहती है। तो यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी किसे कहेंगे? सो द यूनिवर्सिटी विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। देन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसे कहेंगे? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के सेक्शन 4 के तहत जिस इसका गठन किया जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का की स्थापना की जाती है। तो ध्यान में रखना कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 4 के तहत। वैसे इंडियन यूनिवर्सिटी का जो गठन किया जाता है या फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो इस्टेब्लिशमेंट जो रहती है वो यूजीसी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत की जाती है। तो ध्यान में रखना, इंडियन यूनिवर्सिटी सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 और इंडियन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 4 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहती है, फार्मासिस्ट की एग्जाम रहती है या फिर जो अभी एग्जिट एग्जामिनेशन लगने वाली है डीफार्म के लिए, तो उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान में देना, ठीक है। देन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। सी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हमने ऑलरेडी देखा कि सेंट्रल काउंसिल, उसी को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट सेंट्रल काउंसिल, दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, and the PCM, that is Pharmacy Council of India, first constituted on 9th of August 1949 under section 3 of Pharmacy Act 1948। तो ध्यान में रखना कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली बार स्थापना ये 9 अगस्त 1949 में सेक्शन 3 के तहत की गई थी। फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 3 के तहत 9 अगस्त 1949 में पहली बार फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इस पे भी एमसीक्यू बेस सवाल पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना, ये डेट इंपॉर्टेंट है और सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कंपोजिशन, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अलग अलग मेंबर्स रहते हैं। तो सी इलेक्टेड मेंबर मतलब क्या? जिनका इलेक्शन के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, इलेक्शन करके उनकी नियुक्ति की जाती है। तो कौन कौन से ऐसे मेंबर है? सी फर्स्ट वन, 6 मेंबर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 टीचर इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी ऑन द स्टाफ ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और college affiliated granting degree or diploma in pharmacy, and the member are elected by university grant commission। तो ध्यान में रखना कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इलेक्शन लेता है और इंडिया में जितने भी फार्मेसी कॉलेज या फिर डी फार्म या फिर बी फार्म कॉलेज कोर्स जो ग्रांट करते हैं, मतलब जहाँ पे पढ़ाई की जाती है डी फार्म बी फार्म की, ऐसे कॉलेजेस में फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले ऐसे 6 मेंबर यहाँ पे इलेक्टेड किए जाते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा। ध्यान में रखना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करता है? 6 मेंबर इलेक्ट करता है इंडिया में जो टीचर पढ़ा रहे हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज में या फिर कॉलेज एफिलिएटेड टू इंडियन यूनिवर्सिटीज, मतलब जिस भी रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में
फार्मेसी कॉलेज है, उस यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज फार्मेसी कॉलेज में जो कार्यरत टीचर है, उनमें से फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले एटलीस्ट वन, ये 3 सब्जेक्ट में से एटलीस्ट 1 रहेंगे और बाकी के 3 ऐसे 6 मेंबर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पे। ध्यान में रखना, उनका इलेक्शन किया जाता है। देन 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अमंग इट्स मेंबर। तो ध्यान में रखना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है, उनमें से एक मेंबर की नियुक्ति करता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पे, पीसीआई पे। तो ये जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उनमें से क्या करते हैं, वो इलेक्शन लेते हैं और एक मेंबर की नियुक्ति पीसीआई पे करते हैं। Then 1 member who shall be the registered pharmacist to represent each state elected by the respective state council among its members। तो ध्यान में रखना कि हर राज्य में से एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाएगी, वो रिस्पेक्टिव स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है उसके द्वारा उसका इलेक्शन करके उनकी मेंबर में से एक की नियुक्ति फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पे की जाएगी। ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। पहला मैंने आपको बताया 6 मेंबर जो कि फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर जो है, एटलीस्ट ये 3 टीचर और बाकी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले, ऐसे 6 मेंबर का इलेक्शन करके नियुक्ति की जाती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पे, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा किए जाते हैं इलेक्शन। उसके बाद में 1 मेंबर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इलेक्टेड किया जाता है उनके द्वारा। एक मेंबर हर राज्य में से स्टेट फार्मेसी काउंसिल उन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में से इलेक्ट करके उनको भेजता है। तो ये है इलेक्टेड मेंबर, मतलब जिनका इलेक्शन के द्वारा उनका चयन किया जाता है। देन नेक्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर। सी नॉमिनेटेड मेंबर किसे कहेंगे, तो नॉमिनेटेड मतलब क्या, जो उस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। ध्यान में आया, आप समझ रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी नियुक्ति करती है। जैसे कि लोकसभा में अलग अलग सेक्टर में, कला, क्रीड़ा या फिर बाकी क्षेत्र से डायरेक्टली राज्यसभा में 6 मेंबर की नियुक्ति की जाती है, मतलब जो खासदार है 6 खासदार नियुक्त किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो वैसे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली उनको खासदार बना दिए। तो वैसे ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में ये नॉमिनेटेड मेंबर्स है, मतलब उसका चयन सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। तो कौन से मेंबर है ऐसे, तो 6 मेंबर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 4 पर्सन possessing डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और एंगेज इन प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ध्यान में रखना कि 6 मेंबर आउट ऑफ विच, मतलब 6 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे, उसमें से 4 लोगों के पास में फार्मास्यूटिकल फार्मेसी की डिग्री या फिर डिप्लोमा रहना जरूरी है और वो फार्मेसी प्रोफेशन में एंगेज रहे होने जरूरी है। तो ध्यान में रखना कि 6 मेंबर नॉमिनेटेड किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, मतलब केंद्र सरकार द्वारा, उसमें से 4 लोगों के पास में डिग्री या फिर डिप्लोमा फार्मेसी का रहना जरूरी है। देन ए रिप्रेजेंटेटिव ईच ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ध्यान में रखना कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किया जाता है उनके द्वारा, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का एक मेंबर नॉमिनेट किया जाता है उनके द्वारा। तो ध्यान में रखना कि यूजीसी और एआईसीटीई, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये दोनों जो बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है, उनमें से एक मेंबर उनका वो क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं पीसीआई पे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पे। देन 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू रिप्रेजेंट ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। तो जितने भी भारत में राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से एक उनका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये है नॉमिनेटेड मेंबर। ध्यान में रखना एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर किसे कहेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, एक्स ऑफिशियो मेंबर मतलब क्या, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, अगर कोई डायरेक्टर जनरल बन गया हेल्थ सर्विस का, तो वो पद पे जो भी व्यक्ति रहेगा वो ऑटोमेटिकली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बन जाएगा। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है, सो तीन है, ध्यान में रखना कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, दूसरा डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कलकत्ता, सीडीएल का जो डायरेक्टर रहता है वो, और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ये 3 पद पे जो भी व्यक्ति रहेंगे वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएंगे, सदस्य बन जाएंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो ध्यान में रखना नॉमिनेटेड मेंबर एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर। आई होप सो ये सारी चीजें आपकी समझ में आ रही। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो जो भी डाउट है आपका वो क्लियर करने का प्रयास करूंगा। देन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फंक्शंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या फंक्शंस है, क्या कार्य है, क्यों ये गठित किया गया है, तो ध्यान में रखना इसके जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर द फार्मासिस्ट।
तो फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, ये कौन कौन डिसाइड करता है? ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करता है इंडिया में, ध्यान में रखना। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द फार्मासिस्ट। देन सेकंड क्या है? ड्राफ्टिंग एजुकेशन रेगुलेशन टू फुलफिल बाय द इंस्टीट्यूशन फॉर द अप्रूवल फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन द फार्मेसी। तो एजुकेशन रेगुलेशन ड्राफ्ट करना, ड्राफ्ट मतलब क्या? कायदे का जो कच्चा मसूदा रहता है ना, उसको ड्राफ्ट बोला जाता है। मतलब कायदा पास होने से पहले जो बनाया हुआ रहता है डॉक्यूमेंट, उसको ड्राफ्ट बोला जाता है। तो एजुकेशन रेगुलेशन ड्राफ्ट करना। एजुकेशन रेगुलेशन क्या है? तो एजुकेशन रेगुलेशन के तहत ये सारी चीजें, मतलब फार्मेसी एजुकेशन जितना भी है ना, ये एजुकेशन रेगुलेशन के तहत ही कंट्रोल किया जाता है। तो फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन का ड्राफ्ट तैयार करना और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना अप्रूवल के लिए, और उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद में एजुकेशन रेगुलेशन लागू किया जाता है। तो एजुकेशन रेगुलेशन होता क्या है? तो आपका डी फार्म से लेके फार्म डी तक जितने भी फार्मेसी कोर्सेस है ना अपने इंडिया में, उनको अप्रूवल देने से लेके आपकी स्टडी का पैटर्न, कितने साल की स्टडी रहनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसे रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, ये सारी चीजें ये एजुकेशन रेगुलेशन में डिसाइड की जाती है, एजुकेशन रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब की जाती है। तो उसका ड्राफ्ट बनाना, ये फार्मेसी मतलब वो एजुकेशन रेगुलेशन बनाने का काम किसका है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। देन टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री। तो जो भी एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसका यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए पूरे इंडिया में। एक तरीका वो एजुकेशन रेगुलेशन जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया है वो लागू होना चाहिए। तो उसके लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया काम करता है। देन इंस्पेक्शन ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन टू वेरीफाई अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो ध्यान में रखना कि इंस्पेक्शन किया जाता है, पीसीआई क्या करता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हर भारत में जितने भी फार्मेसी इंस्टीट्यूट है, वेदर वो डिप्लोमा कॉलेज है या फिर डिग्री कॉलेज है, उनका इंस्पेक्शन करना कि वो जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड जो है प्रोफार्मा के अनुसार वो कॉलेज चला रहे हैं या नहीं है, मतलब प्रिस्क्राइब फॉर्म के अनुसार वो कॉलेज चला रहे हैं या नहीं। इसलिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करता है? इंस्पेक्शन करता है हर फार्मेसी इंस्टीट्यूट का। देन टू रिकॉग्नाइज कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन फॉर फार्मासिस्ट। तो कोर्स ऑफ स्टडी और एग्जामिनेशन फार्मासिस्ट की जो है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको मान्यता देना, मतलब डी फार्म, बी फार्म या फिर फार्म डी से लेके या फिर फॉरेन क्वालिफिकेशन जो है उसको मान्यता देना, ये भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन है, कार्य है। देन टू विड्रॉ अप्रूवल इफ द इंस्टीट्यूशन डज नॉट कंफर्म द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड बताया है एजुकेशन रेगुलेशन के तहत, मतलब जो भी फार्मेसी इंस्टीट्यूशन है, जितने भी कॉलेजेस है इंडिया में, उन्होंने अगर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड बताया उसके अनुसार कॉलेज अगर नहीं चलाया तो वो क्या कर सकता है? उनका अप्रूवल विड्रॉ कर सकता है। मतलब वो विड्रॉ करने के बाद में वो कॉलेज बंद हो जाएगा, ध्यान में रखना। तो अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। बिना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूवल के किसी भी कॉलेज का विद्यार्थी ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकता, ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विड्रॉ भी कर सकता है और अप्रूव भी कर सकता है नए कॉलेजेस को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर कोई कॉलेज अगर प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड जो बताए गए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने वो अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका जो अप्रूवल है वो विड्रॉ किया जा सकता है, या फिर मतलब विड्रॉ करना मतलब क्या, निकाला जा सकता है, उसको जो पीसीआई का अप्रूवल है वो निकाला जा सकता है। देन to approve qualification granted outside the territories to which the pharmaceutical field extend for the approval, that is the approval of foreign qualification। तो ध्यान में रखना कि फॉरेन क्वालिफिकेशन अप्रूव करना और उसको मान्यता देना, मतलब क्या यहाँ पे ये जो कार्य है ना, ये डालने के पीछे का अलग रीजन है। मतलब अगर कोई इंडिया से बाहर जाके डिग्री लेता है फार्मास्यूटिकल फील्ड की और इंडिया में आके सर्विस देना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, इंडिया में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना पड़ेगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि पीसीआई ने विदेश में जो कोर्स है फार्मेसी का उसको मान्यता देनी जरूरी है। तो फॉर अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन ये प्रोविजन दी गई है। तो अगर विदेश में कोई डिग्री लेता है तो वो विदेश में ली हुई डिग्री को अप्रूव करना ये पीसीआई के हाथ में रहता है, ध्यान में रखना। और अगर वो डिग्री को पीसीआई ने अप्रूव नहीं किया तो वो व्यक्ति इंडिया में आके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएगा, ध्यान में रखना। अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर किसी विदेश में जाके फॉरेन क्वालिफिकेशन लेता है फार्मेसी का,
मतलब फार्मेसी की कोई डिग्री लेता है और वहां से वापस आके इंडिया में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन के काम करना चाहता है, तो वो जो कोर्स उसने वहां पे किया है विदेश में, वो पीसीआई ने रिकॉग्नाइज या फिर अप्रूव किया होना जरूरी है। अगर उन्होंने फॉरेन क्वालिफिकेशन वो अप्रूव किया है तो वो व्यक्ति इंडिया में आके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है। देन लास्ट वन, टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। तो सेंट्रल रजिस्टर रहता है फार्मासिस्ट का, मतलब हर स्टेट में स्टेट रजिस्टर रहता है फार्मासिस्ट का। स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन करता है फार्मासिस्ट का, तो उसके बाद में वो जो फर्स्ट रजिस्टर रहता है उसकी कॉपी सेंट्रल रजिस्ट्रार में जाती है, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को उसकी एक कॉपी जाती है। तो वहां पे जो सेंट्रल रजिस्ट्रार रहता है उसका उसको कंपाइल करना और उसको मेंटेन करना, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन है। तो आई होप सो ये सारी चीजें आपकी समझ में आई है। अगर आपको ये लैंग्वेज में या फिर कोई इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स है उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान में रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स रहते हैं इसमें, तो संवैधानिक भाषा है, तो आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये जो सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूँ आपको हिंदी में, वो इसीलिए कि आप उसको अच्छे से समझ पाए, और समझने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी नोट्स बनानी है, इसको बार बार देखना है। जब आप बार बार देखोगे और रिकॉग्नाइज करोगे, मतलब आपकी समझ में आ जाएगा कि फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है ये कानून पास करने का, या फिर जो डेफिनेशंस है वो आपकी समझ में आएंगी, जो सेक्शंस है वो आपके ध्यान में रहेंगे, तो उसके बाद में आप वो एग्जाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ध्यान में रखना। सो दिस इज नथिंग बट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इट्स फंक्शंस, कंपोजिशन एंड इट्स फंक्शंस। ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।